गुड मॉर्निंग 12th क्लास बेटे। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट बजट का चैप्टर। गवर्नमेंट बजट के चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे बेसिकली बजट डेफिसिट क्या है। देखो बेटे, बेसिकली जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रिसीव से ज़्यादा होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, बजट डेफिसिट। देखो बेटे, यहाँ पर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीव से क्या होती है ज़्यादा, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, बजट डेफिसिट। बेटे, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसमें, टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितनी तरह के होते हैं बच्चों, 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा बैलेंस बजट। कौन सा बजट होता है, बैलेंस बजट, जहाँ पर जितने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं उतने ही गवर्नमेंट के क्या हैं, रिसीव्स। और दूसरा होता है बच्चों हमारा डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट कौन सा बजट होता है, where budget expenditure are greater than budget receipts। थर्ड है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा सरप्लस बजट। सरप्लस बजट की सिचुएशन क्या है, when budget receipts are greater than budget expenditure। तो ये क्या है बच्चों, हमारे टाइप्स ऑफ बजट। तो बजट डेफिसिट कब होगा बेटे, जब हमारे बजट के एक्सपेंडिचर बजट रिसीव से ज़्यादा होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, बजट डेफिसिट, यानी कि बजट का घाटा। बैलेंस कब है, जितने एक्सपेंडिचर हैं उतने ही क्या हैं, रिसीव्स हैं। अनबैलेंस की सिचुएशन दो होगी बच्चों, या तो क्या होगी बेसिकली सरप्लस, और या फिर क्या होगी हमारी डेफिसिट की। जब सरप्लस की सिचुएशन होगी बेटे, वहाँ पर बजट एक्सपेंडिचर कम होंगे और रिसीव्स क्या होंगी, ज़्यादा। दिस इज शोन बाय द सरप्लस बजट। When budget expenditure are greater than the budget received, this is known as deficit budget। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट की। बजट डेफिसिट कितनी तरह का होता है, तो बेटे ये 3 तरह का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो बेटे आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ यही 3 जो पॉइंट हैं टाइप ऑफ बजट डेफिसिट के बारे में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट है बच्चों हमारा रिवेन्यू डेफिसिट। आप सब अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। रिवेन्यू में क्या होता है, रूटीन के कारण जब गवर्नमेंट के बेटा रूटीन के जो खर्चे हैं वो रूटीन की रिसीप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे रूटीन रिसीप्ट में हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, टैक्स लेते हैं। टैक्स भी क्या है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू रिसीप्ट। ओके, जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट की रिसीप्ट से तो उसको कहते हैं हम लोग बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट 3 तरह का होता है, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और हमारा प्राइमरी डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, वेल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर दैन रिवेन्यू रिसीप्ट। जब हमारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट से, दिस इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। अब बात आती है कि हाउ द गवर्नमेंट इज एबल टू मैनेज, गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी। देखो बेटे, डेफिसिट का पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं, देन गवर्नमेंट को क्या क्या रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या मेजरमेंट लेनी चाहिए। फर्स्ट मेजरमेंट विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज बेसिकली क्या करेगी गवर्नमेंट, बोरोइंग्स। गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग्स लेगी। बोरोइंग्स क्या बेटे, आरबीआई से लेगी, जनरल पब्लिक से लेगी, ताकि वो अपने रूटीन के घाटे को मैनेज कर सके। ओके, सेकेंड वन डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट इज अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, व्हेन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स selling its share to the private sector, this is known as disinvestment। ऐसे ही बच्चों कट इन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जो बेसिकली रेवेन्यू डेफिसिट उसका एक मेन कारण क्या है कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने खर्चों को कम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या करेगी, कम करेगी। वैसे भी देखो बेटे, अगर आप इसको रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज करते हो, रियल लाइफ में तो यही सब होता है बेटे, जब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारे इनकम के सोर्स कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम अपने खर्चे कम करते हैं, गवर्नमेंट भी खर्चे कम करेगी। नो डाउट गवर्नमेंट के खर्चे कम करने से हमें सोशल वेलफेयर का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट बेटे बहुत सारे तरह के डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस करती है, सोशल वेलफेयर के एक्सपेंसेस करती है। अगर गवर्नमेंट अपने खर्च के कम करेगी तो खर्चे कम करने से बेटा लोगों को क्या होगा, सामाजिक कल्याण का नुकसान होगा। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, बोरोइंग्स करते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने नियर डियर से उधार लेते हैं। तो ऐसे ही बेटे सरकार भी क्या करेगी, बोरोइंग्स करेगी, ठीक है, अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कॉम्बैट करने के लिए।
सेकंड सिचुएशन है बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट, हम अपनी जो एसेट्स है बेटे, ठीक है ना, उसको भी क्या कर देते हैं, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट भी बेटे रिवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करने के लिए 3 तरीके अपनाएगी, कट इन एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स फ्रॉम अदर एंड लास्ट वन इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। क्या है ये फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल का मतलब क्या होता है बेटे, राजकोषीय, यानी कि जो बजटरी डेफिसिट है उसको भी हम लोग बेसिकली क्या कह सकते हैं बच्चों, बेसिकली जो बजटरी पॉलिसी होती है कौन सी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है। ऐसे ही बेटे जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कब क्रिएट होता है, व्हेन द टोटल इनकम यानी कि टोटल रिसीव्स आर लेस देन द टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे, टोटल रिसीव से। सबसे पहली बात आती है कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है बेटे, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है रिवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर सम अप करोगे तो बेटे वो क्या बनता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही बच्चों टोटल रिसीव्स, टोटल रिसीव्स में बेटा कैपिटल रिसीव्स भी आती हैं, हमारी रिवेन्यू रिसीव्स भी आती हैं। तो बेटा कैपिटल रिसीव्स में हम लोग एक बोरोइंग्स का पॉइंट रहते हैं, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है बच्चों आपको कि हम लोग बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर में क्या लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही बेटे टोटल रिसीव्स में हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल रिसीव्स प्लस रिवेन्यू रिसीव्स। बट कैपिटल रिसीव्स में एक बोरोइंग का टॉपिक आता है, बोरोइंग को हम लोग फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट फिस्कल डेफिसिट इज अ सिचुएशन with total expenditure are excess of total receipts other than borrowings, but borrowings को हम लोग total receipts में ऐड नहीं करेंगे। अब देखो बेटे जब गवर्नमेंट को इस तरह से फिस्कल डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट क्या पोजीशन फॉलो करती है, क्या सिचुएशंस आती है उस टाइम। फर्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेज में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, कंसिस्टेंट प्राइस इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज इज नोन एज प्राइस स्पाइरल। लगातार बच्चों वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इससे क्या आता है बच्चों, प्राइस स्पाइरल आता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट बेसिकली नुकसान में चल रही है, गवर्नमेंट को डेफिसिट है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से लोन लेगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट को क्या चल रहा है बच्चों, घाटा चल रहा है। गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक और आरबीआई। तो गवर्नमेंट वहां से आरबीआई से क्या लेगी बच्चों, लोन लेगी। आरबीआई से जब गवर्नमेंट अपने खर्चों को, अपने नुकसान को पूरा करने के लिए लोन लेगी तो बेटा ऑब्वियसली गवर्नमेंट उन सब लोगों को पेमेंट करेगी जिससे गवर्नमेंट ने अपना काम करवा रखा है। जैसे गवर्नमेंट अपने सोशल वेलफेयर के लिए रोड, डैम्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है तो उन सबको पेमेंट करेगी। आप अपने बेसिकली डेफिसिट को कॉम्बैट करने के लिए आरबीआई से लोन लिया, इसके कारण क्या बढ़ गई बच्चों, मनी सप्लाई। क्या इंक्रीज हो गई, मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी के अंदर आएगी बेटा तो ऑब्वियसली इसमें आप एक स्टेप और बना सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा होगा, लोग क्या करेंगे, गुड्स और सर्विस की डिमांड करेंगे। अगर वो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करते हैं, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या आ जाएगा बेटे, प्राइस बढ़ेंगे क्योंकि वहां से सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे तो उसका रीजन क्या होगा, सप्लाई विल इंक्रीज। और सप्लाई के बढ़ने से क्या आएगा बेटे, इन्फ्लेशन। तो बेटा फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन क्या होगा, इट आल्सो लीड्स टू अ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट है बच्चों हमारा नेशनल डेट, फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। उस फिस्कल डेफिसिट को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, नेशनल लेवल पर लोन लेगी, नेशनल लेवल पर बोरोइंग्स करेगी। तो बेटे इसके कारण आने वाली जो जनरेशन है और जो प्रेजेंट जनरेशन है उस पर बर्डन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि बेटे आने आपने अगर आज गवर्नमेंट ने आज लोन लिया है नेशनल लेवल पर तो आने वाली जनरेशन को बेटे उस लोन की पेमेंट विद इंटरेस्ट करनी भी तो पड़ेगी। तो बेटे इसके कारण क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू नेशनल डेट एंड नेशनल डेट also increase the financial burden of the present generation as well as the future generation. थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा यहाँ पर vicious circle of high fiscal deficit and low GDP growth rate. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटे कि फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट क्या है बच्चों यहाँ पर ज़्यादा है तो इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, कम। आपके बुक में सिर्फ एक मीनिंग गिवन है कि बस ये ज़्यादा है तो इसलिए ये ज़्यादा है, तो आप मैं आपको उसको समझाती हूँ उसका मीनिंग क्या है। फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा होगा यानी कि सरकार के खर्चे क्या हैं, ज़्यादा है सरकार की इनकम से, तो बेटा उस पोजीशन में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों कम हो जाएगी बेटे, बेसिकली अगर गवर्नमेंट घाटे में चलेगी तो जितने भी बेटा प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
इवन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर आल्सो ट्राई टू विड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट, वो भी पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस कम हो जाएगा। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस कम होने से जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात, लो जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसी के कारण क्या है, फिस्कल डेफिसिट। इसी के कारण क्या है बच्चों, फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि देखो बेटे, अगर सरकार के फूड फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज कम होंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी, तो बेसिकली अगर इंडियन इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट कम है तो गवर्नमेंट को भी सोर्स ऑफ इनकम के रूप में टैक्स क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा तो गवर्नमेंट के खर्चे तो क्या है, एज इट इज है, बट इनकम के सोर्स क्या हो जाएंगे, कम। तो इसलिए बेटा जो एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा जहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है। हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू लो जीडीपी ग्रोथ रेट। लो जीडीपी ग्रोथ रेट आल्सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट। आगे देखो बेटे इसी के अंदर क्राउडिंग आउट फंक्शन। क्राउडिंग आउट फंक्शन क्या है बेटे, जब इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट होगा, राजकोषीय घाटा अगर आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ना भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को बेसिकली क्या करेगी गवर्नमेंट, अपनी बोरोइंग्स को कंप्लीट करने के लिए सारा पैसा मार्केट से उठा लेगी। तो बेटे इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे बेटा तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम होने का सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या होगा यहाँ पर, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के कम होने से बेसिकली इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी के अंदर क्या पॉइंट आएगा बेटे यहाँ पर हमारा, कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी के अंदर बेटे गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी क्या होता है, गवर्नमेंट की विश्वसनीयता। अब देखो बेटे, अगर माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट होंगे, यानी कि बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे होंगे बेटा, तो उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि हाई फिस्कल डेफिसिट के कारण, ठीक है, गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग लोअर हो जाएगी, और बेटा बेसिकली जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं दे विल आल्सो विड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। तो बेटा जितने भी विदेशी बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो अपना पैसा क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे। इवन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी क्या करेंगे बेटा, इकोनॉमी से पैसा विड्रॉल करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम होने से बेटा हमारी जीडीपी ग्रोथ पर क्या पड़ेगा, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बेटे हमारे थर्ड पॉइंट की, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अब देखो बेटे, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, जो अभी आपने किया वो सारा टॉपिक किससे रिलेटेड है, फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड है। ऐसे ही बेटे हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट, कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो बेटा यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट क्या है, यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट दैट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी माने प्राथमिक घाटे का अर्थ यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के अंदर बेटे इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं है, जबकि फिस्कल डेफिसिट इज द इंक्लूजन ऑफ, फिस्कल डेफिसिट किसका इंक्लूजन है बच्चों, इंटरेस्ट पेमेंट का। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करोगे बेटा, तो इसके इम्प्लीकेशंस वही हैं। फर्स्ट, जैसे कि आपने किसमें की थी बेटा, अभी फिस्कल डेफिसिट में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, क्राउडिंग आउट फंक्शन, ठीक है ना। सेम लेंगे बेटा लो जीडीपी ग्रोथ रेट, जो भी मैंने अभी 5 पॉइंट डिस्कस किए थे बेटा, वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट में एक ही डिफरेंस है बच्चों, वो है इंटरेस्ट पेमेंट का। बेटे अच्छा टॉपिक है, अच्छे तरीके से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस बजट क्या है, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।